नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ। एक पॉलिटिशियन कितना गिर सकता है तो एक मुहावरा सा हो गया। कितना ज़्यादा गलीज हो सकता है, कितना ज़्यादा घटिया हो सकता है और कितना ज़्यादा स्वार्थी हो सकता है, कितना दुनिया के लिए ख़तरनाक हो सकता है, इसके उदाहरण भरे पड़े हैं, हिटलर से लेके और कहीं कहीं तक। आज मैं एक ऐसे पॉलिटिशियन के बारे में बात कर रहा हूं जिस पॉलिटिशियन को अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले ही एक बड़े इन्वेस्टिगेशन में नंगा किया गया है। और इस इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें सामने आई हैं उसके बाद आपको अगर वो आदमी सड़क पे मिल जाए तो हो सकता है आप जूते मारना शुरू कर दें। साम दाम दंड भेद से वो अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए लोगों की जानें ले रहा है। एकदम ड्राकुला से भी ज़्यादा बुरी स्थिति है। नाम बाद में बताऊंगा, पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की उस इन्वेस्टिगेशन की खासियत बता दूं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक ऐसी खोजी रिपोर्ट तैयार की है जो शायद अब तक इससे पहले कभी नहीं की गई है, और ये सबसे गहरी और सबसे साहसी जांच है, क्योंकि ये जो नेता है, ये नेता दुनिया के सबसे बुरे देशों को अपनी जेब में रखता है। इस रिपोर्ट में 3 पत्रकारों न्यूयॉर्क टाइम्स के, पैट्रिक किंग्सली, रोनिन बर्गमैन और नाथन ओडेनहाइमर, इनको लगाया गया था। इन्होंने 6 महीने पड़ताल की और 6 महीने की इन्वेस्टिगेशन में 110 से ज़्यादा सीनियर अधिकारियों से बात की गई है, अंदर की सूचनाएं निकलवाई गई हैं, जिसमें अरब देशों के, अमेरिका के और उस देश के लोग शामिल हैं जहां का ये आदमी शासक है। दर्जनों इसमें गोपनीय दस्तावेज हैं, बैठकों के मिनट्स हैं, युद्ध की योजनाएं हैं और न्यायिक रिकॉर्ड हैं जो खंगाले गए हैं। ये इतनी बड़ी रिपोर्ट है कि एक पूरी किताब लिख जाए इस पर, जितना बड़ा इन्वेस्टिगेशन न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है। रिपोर्ट टीम ने बाकायदा जिस अस्पताल में वो नेता भर्ती था उसके वार्ड में, उसके घर, गुप्त सैन्य मुख्यालय और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ बैठकों तक की जानकारी निकाली है, जहां पे आम तौर पे मीडिया का घुसना करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। ये रिपोर्ट नहीं है, ये आज के दौर की नंगी सच्चाई है। ऐसा सच जिसको सुनकर कोई भी कांप जाएगा। सारे नेता दुनिया में देशभक्ति के नाम पे, अपनी कौम के नाम पे, अपने धर्म के नाम पे, अपनी जाति के नाम पे ही नीचता का काम करते हैं। इस रिपोर्ट का नाम है, इस नेता का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। और नेतन्याहू ने जो कुछ किया है वो तो आपको पता है, लेकिन क्यों किया है ये इस रिपोर्ट से पता चलता है। जुलाई 2023 में नेतन्याहू को जो मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने चेतावनी दी, जाके ये उस वक्त अस्पताल में थे, और जाके चेतावनी दी कि भाई आप जो काम कर रहे हो उससे हमारे अंदर कमज़ोर हो रहा है देश, अंदर खोखला हो रहा है, और इसका फ़ायदा उठाकर हमास हमला कर सकता है। लोग सड़कों पर हैं और उसका कारण आप हो। और इसके बावजूद इस आदमी ने एक कानून ला रहा था, उस कानून को लाने के लिए अड़ा रहा, और उस कानून को लाकर ये अपने आप को सुरक्षित करना चाहता था। कानून क्या था आपको पता है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। लाखों लोग सड़कों पर थे, करीब आधी आबादी इजराइल की सड़कों पे प्रदर्शन कर रही थी। इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर नहीं आते हैं। प्रदर्शन का कारण था कि इसके ऊपर भ्रष्टाचार के कुछ मामले चल रहे थे, काफ़ी करप्ट इसकी प्रैक्टिसेस थी, और भ्रष्टाचार के मामलों में नेतन्याहू को सुप्रीम कोर्ट से सज़ा हो सकती थी। सज़ा होती तो इसकी गद्दी जाती तो भैया गद्दी बचाने के लिए नेतन्याहू बाबू ने क्या किया कि ऐसा कानून का संसद में बना देते हैं कि भाई उसके बाद में हमको कोई नौकरी से हटा ही नहीं सकता। बोले संसद का फैसला अगर किसी के खिलाफ आए या किसी को सज़ा सुनाए, माफ़ कीजिए अदालत का फैसला, भले सुप्रीम कोर्ट क्यों ना हो, तो उसकी गद्दी नहीं जानी चाहिए। यानी सारे सांसद
सारे मंत्री, सब लोगों को उन्होंने सान लिया ताकि सब खुश रहें। बोले करप्शन में कितने भी पकड़े जाएं लेकिन इनकी नौकरी नहीं जाएगी, ये वहीं रहेंगे। ये कानून ये लेके आ रहा था, यानी सुप्रीम कोर्ट की वो पावर छीन रहा था जिसमें अगर ये करप्शन में पकड़े जाएं तो इनको इस्तीफा देना पड़ता। किस लिए? नेतन्याहू अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपनी गद्दी बचाने के लिए। इस गद्दी को बचाने के लिए इसने क्या क्या किया आप कल्पना कर लीजिए। और इस कानून को बावजूद इसके कि खुफिया रिपोर्ट इसके पास आई थी जिसमें कहा गया था मामला कमज़ोर हो रहा है, देश पे हमला कर सकता है हमास, तो आप जो है वो इस कानून को अभी टाल दो। उसके बावजूद इस आदमी ने वो विवादास्पद कानून पास कराया। इससे देश में और सेना के अंदर भी बिखराव गहरा गया। सेना के अंदर भी दो हिस्से हो गए। एक वो हिस्सा था जो नेतन्याहू की इस घटिया हरकत को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ है ना, उस हमले को लेकर भी बहुत सारी गहरी साजिशें इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आई हैं। इस आदमी ने झूठ बोला और अपने देश की ही इंटेलिजेंस एजेंसियों को बदनाम करने की कोशिश की। इस आदमी ने कहा कि मुझे इंटेलिजेंस में कुछ दिखा ही नहीं। आप सोचिए। और बाकायदा इसने एक सोशल मीडिया पे लंबी पोस्ट लिखी जिसमें बताया कि इस हमले के लिए हमारी जो एजेंसियां हैं वो जिम्मेदार हैं। सोचिए, मोसाद नालायक है जिसको पूरी दुनिया कहती है कि बहुत शातिर है, वो मोसाद जिसने हिजबुल्लाह के पेजर्स के अंदर बम फिट कर दिए थे, वो मोसाद जिसने ईरान के ढूंढ ढूंढ के परमाणु वैज्ञानिकों की कमज़ोरी अपने पास रखी हुई थी और वहीं ईरान की धरती से ही हमला करा के उनको मरवा दिया, उस मोसाद को इसने लंबी सोशल मीडिया पोस्ट लिख के कहा कि नालायक है, इसको पता ही, इसने हमको बताया ही नहीं कि हमला हो रहा है, जबकि रिकॉर्ड में है कि अस्पताल में जाके इनको वार्न किया गया था। तो ये जो पोस्ट लिखी थी फिर बाद में इसने डिलीट कर दी सोशल मीडिया पे, क्योंकि इसको पढ़ने वाले थे तगड़े वाले जनता का और गुस्सा आता। उनकी टीम ने रिकॉर्डिंग छुपाई, फ़ोन कॉल के जो समय थे उनको भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की ताकि भविष्य में उनके खिलाफ कोई भी स्टोरी ना बन सके। ये मैंने आपको बताया भी था, क्योंकि जब जब कैसे कैसे नेतन्याहू को अपडेट किया गया ये इन्हीं के ज़रिए पता चलता था। इसने बाकायदा खुफिया एजेंसी पे और मिलिट्री इंटेलिजेंस पे कब्जा करके उस रिकॉर्ड को बदलवाने की कोशिश की। इसके साथ साथ जब भी कोई मौका आता था कि शांति हो जाए, युद्ध विराम हो जाए, तो नेतन्याहू वहाँ पर कुछ पैच डाल देता था। जनवरी 25 में युद्ध विराम के अफसर बने, लेकिन नेतन्याहू ने कट्टरपंथी साथियों के जवाब में, बल्कि इससे भी ज़्यादा खुद सत्ता में बचे रहने के लिए इसे टाल दिया। जनवरी 25 में हुआ युद्ध विराम मार्च में तोड़ दिया ताकि उसकी सरकार ना गिर जाए। सरकार गिरने का खतरा क्यों है इसको आएंगे, उससे पहले हम ये समझते हैं कि इसकी सरकार कितनी मजबूत है, कितनी कमज़ोर है। गठबंधन सरकार है, बैसाखियों वाली सरकार है, दूसरों के समर्थन पे चल रही है। नेतन्याहू की पार्टी का नाम है लिकुड पार्टी और 32 सीटें उसकी जो हैं आई थी 2022 के चुनाव में। कितनी? 32 सीटें। कुल मिला के वहाँ पर जो सिचुएशन है वो ये है कि 120 सीटें होती हैं। एक देश में 120 सीटों की संसद है, उसमें से इसके पास कुल 32 सीटें आई थी, बहुमत में नहीं आया था। इसने लगभग जो है वो शास सी पार्टी है, यहूदी पार्टी है, हरेदी यहूदी कट्टरपंथी पार्टी है, उसकी 11 सीटें, और यूनाइटेड तोराह जुडिज्म की 7 सीटें, रिलीजियस साइनिज्म पार्टी की 7 सीटें, ओस्तमा यहूदीत पार्टी की 6 सीटें। कुल मिला के ये सारी सीटों का इस्तेमाल करके उसने 64 सीटें बना ली 32 से। ये सारे दक्षिणपंथी थे, सारे धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण करने वाले उस तरह की पार्टियां थीं, ये मिल गई और ये बाकायदा 24 सीटें लेकर सत्ता में आ गया, 64 सीटें लेके, और उनके पास में 62 पे बहुमत होता है, यानी बहुमत पे तलवार लटक रही है। तो अब क्या करें? जब करप्शन का ये लाया, दूसरी जनता सड़कों पे उतर आई, तो इसको ये लगा कि भाई अब मुझसे समर्थन वापस ले लिया तो मेरी सरकार तो चली जाएगी। अब क्या करें? बोले अब ऐसा टेंशन क्रिएट करके रखो कि किसी भी हालत में
मेरा समर्थन कोई वापस ना ले पाए, क्योंकि जब जनता सड़कों पर उतरी हो तो आपके सहयोगियों को भी लगता है यार कब तक इसके साथ खड़े रहेंगे, इसके चक्कर में हमारी जनाधार ना खिसक जाए। तो इसने ये नया वाला एंगल डाल दिया। अब इस एंगल को अगर आप समझेंगे तो इसमें आपको ये समझ में आएगा कि हमास के पीछे भी किस तरह से नेतन्याहू का रोल है। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि इस आदमी की अपनी सत्ता लोलुपता और कुर्सी पर बने रहने का लालच, उसमें इसने क्या किया। करीब 55,000 से ज़्यादा लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, जिसमें 10,000 बच्चे हैं। 20 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। संख्या क्या होती है, ये संख्या नंबर नहीं है, ये इंसानों की गिनती है। जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, जिस इलाके में आप रहते हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, उसकी आबादी कितनी है, वहाँ आसपास कितने लोग रहते हैं, जिस गांव में आप रहते हैं उसके आसपास कितने गांव में मिला के 55,000 लोग होंगे। जब आप ये कल्पना करेंगे, 10,000 बच्चे अपने पास के किसी प्यारे से बच्चे की शक्ल दिमाग में लाइए, फिर सोचिए कि कितने लोग इस आदमी ने सत्ता के लिए मरवा दिया। 20 लाख लोगों के घर छीन लिए गए हैं। भूखमरी इतनी ज़्यादा है कि लोग राहत के ट्रक के पास जब राहत लेने जाते हैं, पहले तो जैसे 100 आदमी को राहत चाहिए तो 25 ही जाने दे रहा है, ये घुसने नहीं देता, और वहाँ गोली मार दी जाती है उनको। जो लोग खाना मांगने जा रहे हैं उनको गोली मार दी जाती है, खाना लेने जा रहे हैं। बाकायदा अभी उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है, युद्ध अपराधी घोषित किया जा चुका है और उस पर ठप्पा लगने वाला है अदालत का। नेतन्याहू ने कितनी सारी जो अपने देश की संस्थाएं उन पर हमला किया, शिनवेट करके उनकी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी है उसके प्रमुख को बर्खास्त कर दिया। इसलिए कर दिया क्योंकि वो नेतन्याहू की ये जो भ्रष्टाचार वाले मामले की जांच कर रहा था। अटॉर्नी जनरल को हटाने की कोशिश की, क्योंकि देश का अटॉर्नी जनरल, वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस जिंदा हैं, वहाँ पे इंस्टीट्यूशन गुलाम नहीं बनी हैं, वहाँ पे इंस्टीट्यूशन नेतन्याहू की पार्टी के वर्कर की तरह काम नहीं कर रही थी, बल्कि संविधान के अनुरूप काम कर रही थी। तो अटॉर्नी जनरल सरकार का चमचा नहीं था, वो काम कर रहा था जो संविधान के अनुसार करना चाहिए। उसको भी हटाने की कोशिश की ताकि भ्रष्टाचार के केस से बच जाए, और अपनी जो न्यायपालिका सुधार योजना है उसे फिर से लागू कर दिया। और इस आदमी की जुबान का कोई भरोसा नहीं है। इस योजना को वापस लेने की घोषणा कर दी थी इसने, और फिर दोबारा से इसने इसको लागू कर दिया। बहुत सारे इसने ऐसे काम किए जिसके कारण इस पूरे इलाके में अशांति फैली रहे। सऊदी अरब और इजराइल के साथ संबंध सामान्य होने वाले थे, और सऊदी अरब कह रहा था कि चीज़ों को सामान्य करते हैं, इनके पहले इनका एक समझौता हो चुका है, और गाज़ा का युद्ध रुक जाए और फ़िलिस्तीन के अलग एक देश की मांग बात हो, इसमें बात हो रही थी। फ़िलिस्तीन को दुनिया देश मानती है, इजराइल नहीं मानता। नेतन्याहू ने इसको बार बार टाल दिया, क्योंकि अगर ये समझौता हो जाता तो लोग कहते अब हो गया ना नेतन्याहू जी, अब आ जाओ ज़रा अपना जो मुकदमा निपटा लेते हैं तुम्हारे ऊपर चल रहा है। तो उसने उसको होने नहीं दिया। ईरान और हिजबुल्लाह पे हमला कर करके इस आदमी ने अपने आप को ज़िंदा रखा। भी जो ईरान पे हमला था, ये भी नेतन्याहू की कुर्सी बचाने का ही एक उपक्रम था। और ये लोग जो अमेरिका के बनाए हुए लोग हैं ना, जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये बार बार अमेरिका को भी ये डर दिखाते हैं, देखो भाई अगर शांति हो गई तो फिर पता नहीं कौन बन जाएगा। फिर अभी मैं तो तुम्हारा चमचा हूँ, तुम्हारे हिसाब से देश को चला रहा हूँ। तो वो भी इस दबाव में आ जाता है। अगर 2025 में जो ईरान पे हमला हुआ और हिजबुल्लाह पे हमला नहीं किया होता तो इसकी लोकप्रियता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जितनी बातें कह रहा हूँ ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट की है, चलो लिंक भी लगा दूंगा, पढ़ लेना नीचे। तो इसकी हालत इतनी पतली थी कि इसकी सरकार गिर जाती। एक सोचिए, एक आदमी अपनी सरकार बचाने के लिए हजारों लाखों का खून बहा रहा है, अपने देश को छल रहा है, देश प्रेम को सरकार बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है। कितने फौजी, इनके लोग भी तो फौजी मरे होंगे, इनके घर भी तो टूटे होंगे, इनके यहाँ पर भी तो अस्थिरता आई होगी, इनके यहाँ पे भी तो महंगाई बढ़ी होगी, इनके यहाँ पे भी तो घर से निकलना अस्थिर हो गया होगा। कब बम गिर जाए, कब का अक्टूबर का बदला पूरा हो गया होता, कब की शांति हो गई होती। भाई अभी हुआ ना ईरान के साथ में, कैसे शांति हो गई? भारत की पाकिस्तान के साथ कैसे शांति हो गई? कोई इंची का हिसाब थोड़ी लगाया जाता है उसके लिए, और वो भी हिसाब लगाते तो इससे पहले का इजराइल का रिकॉर्ड था कि जितने लोग इसके मरते थे उसके ये 10 गुने मारता था और शांति से बैठ जाता था। अब इस बार तो ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि जैसे रुकेगा गद्दी चली जाएगी।
और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इन्वेस्टिगेशन कह रही है, गद्दी जाने वाले भी वो आदमी वो कह रहे हैं कि हमास को ये आदमी पैसे देता था। नेतन्याहू ने हमास को पैसे दिए, हमास नेतन्याहू के पैसे से पला बढ़ा। कतर के ज़रिए नेतन्याहू हमास को पैसे भिजवाता था। क्या ये मान लिया जाए कि हमास ने सत्ता जब कमज़ोर हो रही थी नेतन्याहू की, तो उस गिरती सरकार को और नेतन्याहू की सत्ता को बचाने के लिए, नेतन्याहू का समर्थन करने के लिए इजराइल पे हमला किया? क्या ये मान लिया जाए, क्योंकि ये रिपोर्ट कह रही है कि बाकायदा सऊदी अरब से, माफ़ कीजिए, कतर के ज़रिए कतर को पैसे भेजे, कतर से हमास को पैसे गए और ये काम नेतन्याहू ने किया। तो इतनी सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि कोई भी नेता कितना गिर सकता है। बहुत सारे नेता हम दुनिया में देख रहे हैं, अपने आसपास भी देख रहे हैं, अगल बगल के देशों में भी देख रहे हैं, इसी तरह के हैं। अपनी गद्दी के लिए, अपनी कुर्सी के लिए वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं, आदमी को आदमी से लड़ाने को तैयार हैं। किसी का घर तोड़ने में उनको शर्म नहीं आती, किसी पे गोली चलाने में शर्म नहीं आती, किसी को भी मार देते हैं, किसी की मुठभेड़ कर देते हैं। ये क्या हो रहा है आप देखो, ये वहाँ पर जो चल रहा है बलूचिस्तान में, कितने लोग मारे जा रहे हैं, बेकसूर लोग। पाकिस्तान कितने लोगों को मार रहा है, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, सब कुछ नेता लोगों की गद्दियों के लिए हो रहा है। कम से कम भगवान के लिए इनके दीवाने बनना छोड़ दो। ये बहुत गिरी हुई कौम है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।